बीए थर्ड ईयर के विषय विश्व के प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक अपवाह तंत्र, और मतलब ये कि एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, और उनमें से जो एशिया महाद्वीप है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। और इस जो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है तो इसका जो अपवाह तंत्र भी बहुत ज़्यादा विस्तृत भी है और बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुए है। तो और जिसमें इसका जो अपवाह तंत्र है, यानी आप मेरे ख्याल से अपवाह तंत्र समझते होंगे, जिस भी देश या महाद्वीप के या जिस भी जगह के झीलों नदियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि हम उसके अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि वहाँ की पानी की स्थिति जानना। तो ये जो अपवाह तंत्र है ये किसी भी क्षेत्र की भू आकारिकी स्वरूप द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होती है। इसका मतलब ये है कि उस वहाँ की का धरातल या रिलीफ फीचर्स वहाँ के कैसे हैं, उच्चावच कैसा है, उसके आधार पर ही वहाँ का अपवाह तंत्र निश्चित होता है। विशेष रूप से अब जैसे हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया और यहाँ तक कि जितने भी महाद्वीप हैं उन सब की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मुख्य रूप से इस अपवाह तंत्र को प्रभावित करती हैं। अब जैसे मध्य एशिया है, एशिया का जो मध्य वाला पार्ट है, वहाँ पर जो पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से पाई जाती है वो है हिमालय। अब ये जो हिमालय है वो पूरी तरह से एशिया के लिए एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो इसके जो पर्वत की जो ढाल हैं उनके अनुसार बहती हैं। अब जैसे पूर्व की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं, दक्षिण दिशाओं की तरफ बहती हैं, ढाल के अनुसार प्रवाहित होती हैं। और ये जो एशिया है ये क्योंकि 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, तो इससे क्या है कि जो नदियाँ इनमें जाकर गिरती हैं गिर जाती है, लेकिन जो आंतरिक भाग की जितनी भी पानी का क्षेत्र है, जो भी पानी की नदियाँ झीलें वगैरह हैं, वो सब उनका जो पानी है वो नदियों सागर में नहीं जाता बल्कि वहीं कहीं शुष्क क्षेत्र में जाके विलीन हो जाता है, कहीं कहीं विलुप्त हो जाता है। अब जैसे हम ये मानकर चलते हैं, ये पता होता है हमें कि कहीं का भी जो अपवाह तंत्र होता है वो उस जगह की स्थानीय जो स्थिति होती है उस, या एक तरह से देखा जाए जो स्थानीय जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हमने उस पूरे अपवाह तंत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। तो इसमें सबसे पहला तो है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा है हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, और तीसरा है आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, और चौथा है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। अब हम सब जानते हैं, हमने नक्शे पर देखा है, आप लोग थोड़ा सा नक्शा देख करके भी पढ़ते रहिए, मुझे समय होगा तो मैं भी नक्शा बनाकर फिर आपको समझाऊंगी। तो जैसे अब ये मान लीजिए कि प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसमें जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो मध्य एशिया की जितनी भी जो भी उच्च और विशाल पर्वत श्रेणी है मध्य एशिया में जो बनी हुई है, जैसे हमने बात की थी कि हिमालय है, तो वहाँ से निकल करके और पूर्व की ओर बहती हुई और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। आपने अभी जब नक्शा देखा होगा तो देखा होगा कि एशिया के पूर्व साइड में प्रशांत महासागर हमको पूरा फैला हुआ नज़र आता है। तो सारी नदियाँ क्योंकि ढाल के अनुरूप बहती है नदियाँ तो उधर की तरफ गिरती हैं। और इन नदियों में जैसे मुख्य रूप से आमोर, फांगो, यांगतिशिक्यांग, सिक्यांग, मीकांग, मीनाम, रेड, ये नदियाँ आती हैं। और साथ में जैसे मान लीजिए जो जैसे कुछ इनकी सहायक नदियाँ, जैसे आमोर की सहायक नदी है उसूरी और सुंगारी, फांगो की सहायक नदी है वीहो, फेनो, यांगतिशिक्यांग की जो सहायक नदी है वो है हान, मिन, कान, चालिंग, सियांग, ये सब है। अब ये जो नदियाँ हैं उसके द्वारा जो बना हुआ जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम फैला हुआ है। तो जैसे अब हम मान लो बात करते हैं कि जो हांगू का जो अपवाह क्षेत्र है वो ओडोस पठार और सिलिंग पर्वत श्रेणी के निकट भागों में जब बहता है तो आयताकार अपवाह प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। अब क्योंकि ये अपवाह प्रणालियां हैं वो एक अलग से टॉपिक में हम पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी मैं पहले ये बता देती हूँ कि क्योंकि अभी एक अलग से पूरा इसके बारे में टॉपिक है कि भाई जो अपवाह प्रणाली है वो कितने प्रकार की होती है। और जबकि जो यांगतिशिक्यांग है वो अपनी सहायक नदियों के साथ ध्रुमाकृतिक
डेंड्रिक जो अफवाह तंत्र है, अफवाह प्रणाली, वो बनाती है। तो अब ये जो नदियाँ होती हैं, हमको सबको पता है ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ से ये सारी जो जिन नदियों की हमने बात की है, ये सब सिंचाई, कृषि और परिवहन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इन नदियों ने ही सारे उपजाऊ डेल्टाओं और मैदानों का निर्माण किया है। अब सब हम जानते हैं कि चीन का जो विशाल उत्तरी मैदान है, वो तो हांगो नदी की वजह से ही बना हुआ है। वो हांगो नदी जो है, वो आपको सब जानते हैं कि उसको चीन का शुक भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ों को जन्म देती है। साथ में जो यांगटीसी नदी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप चीन का जो सबसे जो घना भाग है, वो इस यांगटीसी के डेल्टा में मिलता है। यांगटीसी उस क्षेत्र की बहुत बड़ी नदी है, या जिसको कहते हैं यंगटीसी। आप थोड़ा, अगर मुझे लग रहा है कि बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, तो इसको मतलब यंगटीसी वो बोल सकते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। और लगातार ये जो नदियाँ होती हैं, हम डेल्टा के बारे में जानते हैं कि जब नदी समुद्र में गिरती है, तो वो अपने उस क्षेत्र के आसपास खूब सारी मिट्टी जमा करती जाती है, और वो जो डेल्टा है, इस मिट्टी के जमा होने से लगातार बढ़ता जाता है, और ये मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमने अपने उस प्रशांत महासागरीय हवा तंत्र की बात की है। नक्शे में अगर हम एक तरह से थोड़ा सा जो नक्शा है उसमें देखें, या हम उसे बना करके उसमें से नदियों को इस तरह से देखें कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो और अधिक समझ में आएगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं हिंद महासागरीय अववाह क्षेत्र की। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के नीचे जो महासागर फैला हुआ है, उसको हिंद महासागर कहते हैं। और हिंद महासागरीय अववाह क्षेत्र है, वो पश्चिम में दजला फरात जो नदियां हैं कि वहाँ से, मतलब जो दजला फरात जो नदी है, उसके उद्गम स्थल से लेकर के और पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं इस अववाह क्षेत्र की, दजला फरात, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ हैं। दूसरी कुछ नदियाँ हैं जैसे कि इरावदी, साल्विन, चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब ये जो अववाह तंत्र, इसके बारे में एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये जो नदी है, वो नदी अपहरण के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ये भी एक तरह से जो नदी अपहरण या रिवर कैप्चर है, इसको एक तरह से, जैसे आप एक तरह से देखा जाए तो कि भी एक नदी दूसरी नदी का अपहरण कर लेती है, तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। जो इरावदी और सिंधु नदी है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। प्राचीन काल में ये हुआ था कि भाई उत्तर दक्षिण घाटी में जो नदी बहती थी, उसका सिंधु नदी ने अपहरण कर लिया। अपहरण शब्द का अर्थ हम समझते ही हैं, दूसरी से किसी और से किसी चीज़ का छीन करके अपने ले लेना। तो उस नदी का इसने अपहरण कर लिया, और इस प्रकार ये नदी अपहरण के बहुत सारे चिन्ह आज भी हिमालय पर्वत पर दिखाई देते हैं। जो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर जितनी भी नदियाँ बहती हैं, उन बहने वाली नदियों के जो मार्ग परिवर्तन की अपेक्षा अपनी घाटियों को वो क्या करती है कि मतलब अपना मार्ग तो परिवर्तित करती नहीं है, लेकिन वो अपनी घाटी को गहरा करने में लगी रहती हैं। इस प्रकार ये जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं वो पूर्वोत्पन्न अववाह प्रणाली के रूप में पाई जाती है। अब नेचुरली मुझे लगता है कि एक चैप्टर अलग से अववाह प्रणालियों के प्रकार का पढ़ना चाहिए, तभी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो और अब इसके बाद हम देखते हैं आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। तो जो अब एशिया महाद्वीप है, आप उस महाद्वीप के नक्शे में आप बिल्कुल उत्तर में देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अववाह क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं, वो जो उसके बीच के ऊंचे भाग पर, मध्यवर्ती उच्च भाग पे और गर्म प्रदेशों से निकल करके, और जो एशिया का जो विशाल उत्तरी मैदान है, वहाँ पे बढ़ती हो जाती है और उत्तर में आर्कटिक महासागर में जाके गिर जाती हैं। अब ये क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक वो ठंडे अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, तो आर्कटिक सागर जो है वो वर्ष के अधिकांश भाग में मतलब बर्फ़ से जमा रहता है। तो ये जो नदियाँ हैं वो अपने बहाने पर गिरती हैं, और उससे पहले क्या करती हैं, वो दोनों किनारों पे फैल जाती हैं। इससे जो नदियों के बेसिन और समुद्र तटीय भागों के निकट बहुत सारे दलदल बन जाते हैं। इस दलदली भाग में और शीत ऋतु में
ये पूरा दलदली भाग जो है ठंडियों सर्दियों में बर्फ़ से जम जाता है, और इसलिए नदियों का देखा जाए तो जैसे हमने पहले बात की थी कि नदियाँ सिंचाई के लिए, कृषि के लिए बहुत अधिक काम आती है पहले वाली जो नदियाँ हैं। लेकिन ये जो इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वो इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है, क्योंकि आर्कटिक महासागर जो है वो वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ़ से जमा रहता है। तो यहाँ पे कोई जो बड़ा इसलिए बंदरगाह भी नहीं है, और इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र की नदियों को कोई महत्व नहीं है। इस क्षेत्र की 3 विशाल नदियाँ हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, ओबी, यनीसी और लीना। और ये काफ़ी वैसे बड़ी नदी, विश्व की बड़ी नदियों में गिनी जाती हैं। इन नदियों की लंबाई, जैसे ओबी है उसकी 3880 किलोमीटर है, यनीसी की 3354 किलोमीटर है, और लीना की 4320 किलोमीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक अववाह क्षेत्र की। तो उस आंतरिक अववाह क्षेत्र में हम जो पूरा एशिया महाद्वीप है उसके मध्य भाग में जो अववाह तंत्र पाया जाता है वो है पूरा पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक का क्षेत्र में जो अववाह क्षेत्र फैला हुआ है। अब जैसे ये इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ होती हैं वो उनका अस्तित्व तभी होगा या जब वो तभी मिलती हैं जब वर्षा होती है और साथ में बर्फ़ पिघलती रहती है। तो इसके अभी वर्षा होने से, बर्फ़ पिघलने पर नदियों को बहुत सारा जल मिलता है। ये नदियाँ बहकर झीलों में और आंतरिक सागरों में मिल जाती हैं। हमने पहले बात की थी ये शुष्क या तो शुष्क क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं या फिर झीलों में और आंतरिक सागरों में मिल जाती हैं। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जब मात्रा जल की मात्रा अधिक नहीं है तो ये सूख जाती हैं और शुष्क रेतीले भागों में विलीन हो जाती हैं। इनमें जैसे हम बात करते हैं कि आमू दरिया, सरदरिया, अरल सागर और इलीचू, तारिम, खोतान, ये नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो नदियाँ हैं ये यहाँ की बालकश झील है और लोपनौर झील उनमें जाकर के गिर जाती हैं। तो ये जो अववाह तंत्र है ये एशिया के आप देखेंगे कि एशिया के दक्षिणी पश्चिम में कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इनके अलावा ऊपर जितने भी हमने पढ़े हैं, टर्की, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान की नदियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। और ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे इसमें मनीषा, मैंडनीस और ओरोंटेस, ये नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस इस वीडियो में एशिया के अववाह तंत्र की बात की है। अब अगले वीडियो में दूसरे विषय की बात करेंगे। धन्यवाद।